गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। तो आज हम लोग बायोलॉजी 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन यूनिट का है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आज हम इस आगे का इसका पढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी का सिंप्लीफाई वर्जन है, मतलब इंग्लिश। जो बच्चे को अगर बायो इंग्लिश में पढ़ने में कठिनाई होती है और हिंदी में चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, मीन्स कि वो वर्ड हिंदी का कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और इंग्लिश का एनसीईआरटी पूरा पढ़ना, थ्रू आउट पढ़ना आप बहुत बोरिंग आपको लगेगा। तो उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, मीन्स कि जितना एनसीईआरटी का पॉइंट है, वो पैराग्राफ है, सबका वो एक लाइन वाइज लाइन में दिया हुआ है पॉइंट करके। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इससे जुड़ा हुआ टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिजीज डिस्कस करेंगे। इस शब्द से हम क्या समझते हैं? टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करेंगे, इस शब्द से हम क्या सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? तो इस शब्द का अभिप्राय है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और नॉर्मल फंक्शन। मीन्स इस एक बोर्ड पर्सपेक्टिव भी है जो इंक्लूड करता है रिप्रोडक्शन के इमोशन और सोशल एस्पेक्ट हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक का अभिप्राय है रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट पहलुओं जैसे फिजिकल, इमोशन, बिहेवियरल और सोशल टोटल वेलबीइंग। मीन्स कि डब्ल्यूएचओ जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का अभिप्राय उसका है न कि सिर्फ इंटरकोर्स रिप्रोडक्शन, बल्कि उसके सभी पहलू मीन्स फिजिकल, इमोशन, बिहेवियरल, सोशल और टोटल वेलबीइंग। इसलिए ऐसे समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्थ समाज कहा जाता है, जिसमें लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिजिकली और फंक्शनली सामान्य हो तथा सेक्स रिलेटेड सभी पहलुओं में उनकी इमोशनल और बिहेवियरल क्रियाएं सामान्य हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में प्राप्त करने के लिए नेशनल लेवल पे एक्शन प्लान और प्रोग्राम शुरुआत की। इन प्रोग्राम को हम फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाते हैं। इसकी शुरुआत 1951 में हुई, तथा पिछले डिकेड में समय समय पर इनका असेसमेंट किया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन से संबंधित और भी क्षेत्रों में इसमें शामिल करके एक इम्प्रूव प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिससे हम रिप्रोडक्शन एवं चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCHP के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम में रिप्रोडक्शन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाओं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ऑडियो विजुअल, जैसे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया की सहायता से गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जनता के बीच रिप्रोडक्शन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के अनेक उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में पेरेंट, क्लोज रिलेटिव, शिक्षक एवं मित्रों की प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। बच्चे सेक्स संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैले मिथ पर विश्वास न करें और सेक्स संबंधी गलत धारणाओं को मिसकंसेप्शन से छुटकारा मिल सके। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो लोग अनअवेयर है, मीन्स कि जानते नहीं है कि वो सेक्स के बारे में, वो गलत चीजें को समझ रहे हैं, चाहे गलत मिथ फैलाए हुए हैं, अंदर बैठ रखे हुए हैं, तो उनके लिए हम सेक्स एजुकेशन विद्यालयों में मीन्स ग्राउंड लेवल पे हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में वो बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, लोग स्पेशली एडोलेसेंट ग्रुप मीन्स किशोरावस्था को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस और उसे संबंधित होने वाले बदलाव, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, एड्स आदि के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे लाइफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनती है। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है कि आप जो लोग किशोरावस्था में हैं उनको आप STD, एड्स के बारे में जानकारी दें, क्योंकि वो लोग वो उससे अवेयर हो, उसका जो रोकथाम हो वो करे। ठीक है, लोग स्पेशली फर्टाइल कपल तथा मैरिज एज ग्रुप के निम्न के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जैसे बर्थ कंट्रोल
ऑप्शन के बारे में, ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, मदर एवं बच्चे की पोस्ट नेटल केयर के बारे में, मीन्स कि बच्चा जन्म लेने के बाद कैसे उसके केयर करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व में, ठीक है, मेल एवं फीमेल चाइल्ड के इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि गांव में देखते हैं हम लोग कि मेल और फीमेल चाइल्ड में लोग अलग वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है, मीन्स कि बच्चे दो ही अच्छे, जैसे हम लोग के सरकार चला रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर मीन्स जो मदर प्रेग्नेंट है उसको अच्छे से देखभाल करने की चाहिए, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाने चाहिए, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में उस थोड़ा आराम करना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा काम करना चाहिए। ये सब जो मतलब चीजें हैं उसको देखना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए। इस शिक्षा को जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होना चाहिए। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से होने वाली समस्याओं तथा सोशल एविल जैसे सेक्स एब्यूज एवं सेक्स रिलेटेड क्राइम आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इसे रोकने एवं सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए विभिन्न एक्शन प्लान के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तथा मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। लोग को रिप्रोडक्शन संबंधी समस्या जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ठीक है। समय समय पर बेहतर टेक्निक और नई स्ट्रेटजी को लागू करने की भी आवश्यकता है, ताकि ज्यादा एफिशिएंट रूप से लोग देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती फीमेल फर्टिसाइड्स को रोकने के लिए इम्यूनोसिंथेसिस जांच पर स्टैट्यूटरी बैन लगना चाहिए, ठीक है, तथा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन आदि कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम को भी शामिल किया जाना चाहिए। इम्यूनोसिंथेसिस में डेवलपिंग फाइटर्स का कुछ भी एम्नियोटिक फ्लूइड लेकर फीटल सेल तथा घुले हुए सब्सटेंस को देखते हैं। इस प्रोसीजर के द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल्स एनीमिया, ठीक है, इत्यादि का। फाइटस की सर्वाइवलिटी की निर्धारित करते हैं। रिप्रोडक्शन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर रिसर्च को बढ़ावा दिया गया और गवर्नमेंट तथा नॉन गवर्नमेंट एजेंसी ने न्यू मेथड देखे हैं या जो पहलू में उपस्थित थे उन्हें और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग सहेली के बारे में जानते हैं। सहेली नामक एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है कि खोज भारत में लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई ने की है, ठीक है। सहेली का खोज कहाँ हुआ था? लखनऊ सीडीआरआई में। सेक्स संबंधी मामलों में जागरूकता, मेडिकल सुविधा बढ़ाने तथा पोस्ट नेटल केयर से मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। स्मॉल फैमिली वाले कपल की संख्या बढ़ी है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का डिटेक्शन तथा क्योर अच्छा हुआ। ये सभी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हम लोग आप पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल पे पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में ऑल राउंड डेवलपमेंट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होगा ही, जितना कम जनसंख्या उतने ज्यादा रिसोर्सेस, ठीक है, जितना ज्यादा जनसंख्या उतने रिसोर्सेस की कमी, ठीक है। हालांकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, बेहतर लिविंग कंडीशंस में से जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई है, ठीक है, वो भी सही है। सन 1900 में पूरे विश्व की संख्या 2 बिलियन थी, जो सन 2000 में 6 बिलियन हो गई तथा 2011 में बढ़कर 7.2 बिलियन हो गई। देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन थी, वह मई 2000 में 1 बिलियन से ऊपर पहुंची तथा मई 2011 में 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। और अभी न्यू जो अभी होने वाली है उसका आया ही नहीं है, 2011 का ही वो हम लोग डाटा देख रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, ठीक है। इस सब का संभवतः क्या कारण है? डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर तथा घटना, साथ ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। हालांकि हमने अपने आरसीएच प्रोग्राम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि में कमी हो, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2011 की जनसंख्या सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% थी। दैट इज मतलब 1200
बट 20/1000 पर ईयर, ठीक है। यद्यपि इस ग्रोथ रेट से हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इस प्रकार अलार्मिंग ग्रोथ रेट से बेसिक रिक्वायरमेंट की भी एब्सोल्युटली स्कार्सिटी मतलब अभाव हो सकती है, जैसे फूड, शेल्टर तथा क्लॉथिंग आदि। सही बात है, अगर जितना वो बढ़ेगा पॉपुलेशन, उतना हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट में कब कमी होगी। भले ही इन क्षेत्रों में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की हो, इसलिए सरकार यह दबाव था कि इस प्रकार की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नियंत्रित किया जाए। इसी प्रकार समस्या से निपटने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि स्मॉल फैमिली को बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, आपने मीडिया, पोस्टर, बिल्स में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। यहाँ हैप्पी कपल के साथ 2 बच्चे होते हैं तथा एक स्लोगन हम दो हमारे दो लिखा होता है। कई कपल जैसे मोस्टली यंग, अर्बन, वर्किंग वन आदि ने वन चाइल्ड नॉर्म को एडॉप्ट किया है। सही बात है, अभी जो मोस्टली यंग हैं, जो न्यू स्विच वाले हैं, वो एक ही बच्चे करते हैं। ठीक है, विवाह की सेचुअरी एज स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। मतलब विवाह की जो एज है वो फीमेल के लिए 18 वर्ष और मेल के लिए 21 वर्ष फिक्स किया गया है। इस समस्या निपटने हेतु कपल को स्मॉल फैमिली अपनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की चर्चा करते हैं। तो पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का हम लोग नीचे बात करते हैं कौन है। तो एक आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव को यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिवली तथा रिवर्सेबल होना चाहिए तथा साइड इफेक्ट न हो या बहुत कम होना चाहिए, न हो या बहुत कम होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव का। सही बात है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अब मेथड पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या मेथड है। तो आजकल काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आसानी से उपलब्ध है। उन्हें मोटे तौर पे निम्न कैटेगरी में रखा गया है, जैसे नेचुरल, ट्रेडिशनल, ठीक है, बैरियर, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट तथा सर्जिकल मेथड। ये हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पहला इसमें से आइए नेचुरल मेथड। इस ओवम तथा स्पर्म को मिलने से रोकने के सिद्धांत का कार्य करती है। मतलब इसमें इंटरकोर्स के दौरान जब मेल से स्पर्म का इजुकुलेट होता है, ठीक है, उसी समय पेनिस को भेजना से बाहर निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। इसमें पहला ये पीरियोडिक एब्सिटेंस, जिसने कपल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन के बीच क्वाइटस नहीं करना चाहिए, जिसे ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड पीरियड माना जाता है। ठीक है, 10 से 17वें दिन के बीच क्वाइटस नहीं करना चाहिए, मतलब इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इस पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन के अवसर अधिक होने के कारण इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जाता है। इस तरह इस दौरान क्वाइटस न करने से कंसेप्शन मतलब गर्भाधान से बचा जा सकता है। मतलब आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं अगर 10 से 17वें दिन के बीच इंटरकोर्स ना करें तो। इसमें दूसरा आ गया विड्रॉवल या क्वाइटस इंटरप्टर, जिसमें पुरुष साथी क्वाइटस के दौरान इजेकुलेशन से ठीक पहले वेजिना से अपना पेनिस बाहर निकालकर इंसेमिनेशन से बचा जा सकता है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। लैक्टेशन एमोर्फिया, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, पार्चुरेशन के बाद फीमेल द्वारा शिशु को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर पार्चुरेशन मींस बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, उस पीरियड को बोलते हैं पार्चुरेशन के बाद फीमेल के द्वारा जो शिशु को कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती है। मतलब उस दौरान जब बच्चा जन्म लेता है तो उस कुछ पीरियड में आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसलिए जितने दिनों तक माँ शिशु को पूरी तरह ब्रेस्ट फीडिंग कराना जारी रखती है, कॉन्सेप्शन की चांस लगभग शून्य होती है। मतलब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो उस समय कॉन्सेप्शन मींस प्रेगनेंसी का चांस शून्य होगा। यह विधि पार्चुरेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक इफेक्टिव माना जाता है। मतलब 6 महीना के बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल, इसका यह कहने का मतलब है। ऊपर दिए गए मेथड में किसी मेडिसिन या डिवाइस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट लगभग शून्य के बराबर होते हैं। सही बात है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं किसी में मेडिसिन का वो उपयोग नहीं होता है और इसका साइड इफेक्ट शून्य है। ठीक है, हालांकि इसके असफल रहने की चांस भी काफी है। सही बात है, असफल इसलिए बता रहे हैं जैसे वो एजुकुलेशन जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पुरुष साथी क्वाइटस के दौरान जो एजुकुलेट करते हैं वो नहीं हो पाता है बहुत के सामने, और हो भी पाता है तो मतलब कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, उसमें ये होता है। ठीक है, वो आप जान रहे हैं कब उसमें, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जान रहे हैं कि कभी कभी इरेगुलर भी होता है, तो आप 10 से 17वें दिन हो सकता है कि
कुछ दिन पहले आ गया हो या कुछ दिन बाद तक चला हो, तो ये आगे पीछे हो सकती है। मीन्स कि 8 भी हो सकते हैं, 10 से 17 से 19 भी हो सकते हैं। तो इसमें असफल होने का चांस इससे रहता है, मतलब इसमें होल्ड भी कर सकता है, प्रेगनेंसी होल्ड भी हो जाता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़े थे नेचुरल, आप पढ़ते हैं बैरियर मेथड। ठीक है, इसमें बैरियर के माध्यम से ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, इसमें पहला आ जाइए कॉन्डोम्स। ये थीन रबर लेटेक्स शीट से बनाया जाता है, जिसे फिगर 1.4 AB में है, जैसे ये देख लीजिए। ठीक है, ये मेल कॉन्डोम हो गया, ये मेल कॉन्डोम्स, ये फीमेल। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। इस बैरियर के माध्यम से ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोका जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्वाइटस से पहले पेनिस, वेजिना तथा सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है, ताकि इजुकुलेटेड सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक में न जाए। ठीक है, ये यहीं पे जो सीमेन है वो इंटरकोर्स के दौरान हो रहा है, ये मेल पहनते हैं और ये फीमेल पहनती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता है। पुरुष के लिए कॉन्डोम्स का ब्रांड निरोध काफी लोकप्रिय है। ठीक है, ये सरकारी है, निरोध काफी लोकप्रिय है। हाल ही में कॉन्डोम्स के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्शन से के से अलावा एसटीडी और एड्स से भी बचा जा सकता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से और एड्स से भी बचा जा सकता है। मेल और फीमेल दोनों में ही कॉन्डोम्स डिस्पोजेबल होते हैं, ये भी वो बढ़िया है एक इसका। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इसी तरह के यूजर को प्राइवेसी मिल जाती है। ठीक है, इसे स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह यूजर को प्राइवेसी मिल जाती है। उसके बाद दूसरा का इसमें आ गया डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एवं वॉल्ट, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ये रबर्स से बने बैरियर है, जिसमें क्वाइटस से पहले सर्विक्स को ढकने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैप के अंदर लगाया जाता है। ये रिज्यूएबल होता है, मतलब आप इसको फिर रीयूज कर सकते हैं। इन बैरियर मेथड के साथ स्पर्मिकल क्रीम्स, जेलीज और फोम को यूज किया जाता है, ताकि इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी बढ़ जाए। ठीक है, मीन्स की जो स्पर्मिकल क्रीम है या जेली है या फोम है, ये क्या करता है, स्पर्म को उसका जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है। ठीक है, जिससे वो फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। इसमें तीसरा आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, ये प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। ये डिवाइस डॉक्टर या अनुभवी नर्स द्वारा यूट्रस में वेजिना के थ्रू लगाई जाती है, यूट्रस में लगाई जाती है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आजकल विभिन्न प्रकार की आईयूडी उपलब्ध है, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जे एग्जांपल लिप्सलॉप, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मतलब प्रोजेस्टेस्ट LNG-20, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ये कॉपर टी या CU7 या मल्टीलॉयड 375, ये सब क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ये डॉक्टर के द्वारा, अनुभवी डॉक्टर के द्वारा फीमेल के यूट्रस में वेजिना के थ्रू लगाई जाती है। आईयूडी और यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब स्पर्म को खत्म करने को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, मतलब वो कॉपर टी जो है वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं। तो मोटिलिटी होगा ही नहीं तो वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। ये देखिए कॉपर टी इस टाइप का होता है, ये फीमेल के भेजना में लगाया जाता है। ठीक, न्यूट्रस में भेजना के थ्रू लगाई जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल तथा सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टल बना देती है। जो स्त्री प्रेगनेंसी में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती है, उनके लिए आईयूडी आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव है। मतलब जो चाहती है कि चलो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मिनिमम 3 से 4 साल अगर गैप रहे, तो उनके लिए कॉपर टी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब चौथा आ गए ओरल कंट्रासेप्टिव, ये मेडिसिनल हो गया। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक कंट्रासेप्टिव है, जिसमें इसमें प्रोजेस्टेरोन तथा इसमें प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजेन के कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है। मींस ओरली इसको लिया जाता है स्मॉल डोज। ये क्या करता है, ये ओवल्यूशन को ला देता है। मींस कि अगर इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, हाई, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो वो मेंस्ट्रुअल होता है, तो वो हाई करवा दिया जाता है एक्सटर्नली कि मेंस्ट्रुअल साइकिल
हो जाए। ये मुंह से टैबलेट के रूप में ली जाती है, इसमें पिल्स के नाम से पॉपुलर है, ये पिल्स के नाम से पॉपुलर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ये पिल्स 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5 दिन मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिन बाद इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि कॉन्ट्रासेप्शन की आवश्यकता है। ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देता है ताकि स्पर्म की एंट्री रिटार्ड हो जाए, मतलब स्पर्म की एंट्री ना हो। सहेली, सहेली एक फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव है जो एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। यह गोली हफ्ते में एक बार ली जाती है, इसके साइड इफेक्ट कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू अधिक है। सहेली जो क्या है वो एक हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है, साइड इफेक्ट कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू अधिक है, मीन्स की वो ओव्यूलेशन को जल्दी मतलब ना होने देगी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाइए इंजेक्टेबल। फीमेल में इंजेक्शन इम्प्लांट स्किन के नीचे के रूप में प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन पिल इस तरह होता है तथा इफेक्टिवली पीरियड काफी लंबा होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन तथा आईयूडी का उपयोग क्वाइटस के 72 घंटे में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह होता है तथा ये रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण उत्पन्न प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करते हैं उसके लिए है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है मतलब किसी का रेप हो जाता है या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है तो वो उस इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अगर इसको ले जाते हैं तो वो फिर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। और अगला है सर्जिकल मेथड, ये इसमें सर्जिकल वेजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। इन्हें स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। यह प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तथा इसे अब टर्मिनल मेथड के रूप में अपनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इसमें भी अब अलग अलग टाइप के हो गए हैं, मीन्स कि अगर आप ये वेजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं तो वो आप फिर बाद में उसको फिर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन से इस गैमिट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है जिसमें कंसेप्शन रुक जाता है, मीन्स कि जहां मेल और फीमेल गैमिट जो मिलते हैं उसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। वहां से वो यूट्रस में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां एक कट लगाकर और फैलोपियन ट्यूब में जो होता है वहां कट लगाकर और उसको बांध दिया जाता है, मीन्स कि वहां से अगर गैमिट बन भी जाए तो यूट्रस में इम्प्लांट वो ना करेगा, ठीक है। इससे सर्जिकल इंटरवेंशन से गैमिट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है जिसमें कंसेप्शन रुक जाती है। मेल को स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को वेजेक्टोमी बोलते हैं और फीमेल को स्टरलाइजेशन प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी, मतलब मेल में वेजेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। मेल का अगर होता है वो उसका स्टरलाइजेशन तो उसको वेजेक्टोमी बोलेंगे और फीमेल का होगा तो क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। वेजेक्टोमी इसमें स्कॉटम में चीरा लगाकर वास्ट डिफरेंस का छोटा सा हिस्सा निकाल या बांध दिया जाता है, वही बांध दिया जाता है। अगर निकाल देंगे तो फिर वो दिक्कत होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांध देते हैं मीन्स कि अगर अब जो आएगा उसमें क्या होगा, सारा कुछ होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा लेकिन बस उसमें वो सीमेन मीन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। यह टेक्निक बहुत प्रभावशाली होती है और इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, मतलब ये दिक्कत इसमें नहीं है। और मेन मेरे हिसाब से अगर आप सर्जिकल मेथड अपनाते हैं तो इसमें मेल को ही करवाना चाहिए ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि मेल में बस एक छोटा सा चीरा लगाकर वेजन सॉरी वो मेल में क्या करता है, स्कॉटम में एक छोटा सा चीरा लगाकर वास्ट डिफरेंस का छोटा सा हिस्सा निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, देखिए इसमें एब्डोमेन में चीरा लगाकर या वेजिना के द्वारा जाकर फेलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा निकाल या बांध दिया जाता है। तो फीमेल में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मेल के मतलब वो आप रिस्पेक्ट में करोगे तो, ठीक है। यह टेक्निक बहुत प्रभावशाली होती है और इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है, ये प्रभावशाली होती है। लेकिन आप ये बात बताओ, ये मेरा जो है ये हाथ है, ठीक है, ये जैसे नेचुरल है वैसे है और इसमें हम कट लगा देंगे, फिर इसका वो स्टिचेज लगेंगे। अब जो पहले इतना तो ये काम करेगा नहीं मेरा,
इसलिए ये थोड़ा इसमें इशू हो जाते हैं। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त कंट्रासेप्टिव मेथड का चुनाव किस क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो अब करना है तो वो कोई प्रोफेशनल बढ़िया ही रहेंगे। फिर यहाँ देखिए देखिए ये फीमेल का है, वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसमें अगर खुदा ना खासी अगर फ्यूचर में आपको हुआ कि नहीं, आप फिर प्रेग्नेंट मतलब होना चाह रही हैं, तो ये अपने जो मेल पार्टनर है उसको यहाँ पे ये जो बांधा हुआ है कट करके, इसको फिर वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, फिर वो फादर बन सकते हैं और उसकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और यहाँ देखिए फिलिपियन ट्यूब में यहाँ ये कर देते हैं ऐसे, ये फिलिपियन ट्यूब को टाई करके मतलब कट करके और बांध दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को आज से ध्यान रखना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव को रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। वास्तव में इनका प्रयोग नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जैसे कंसेप्शन प्रेगनेंसी के अगेंस्ट है, ये बात सही है। इसके अलावा व्यक्ति को इन विधियों के उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तथा वो चाहे वो फिर प्रेगनेंसी को रोकना या डिले करने या दो या प्रेगनेंसी के बीच स्पेस रखना जैसा कोई पर्सनल रीजन हो। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अब कॉन्ट्रासेप्टिव का साइड इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नोसिया, एब्डोमिनल पेन, बीच बीच में रुधिर स्त्राव, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। मींस कि ज्यादा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई फीमेल यूज करती है तो उसमें नोसिया, एब्डोमिनल पेन, बीच बीच में रुधिर मतलब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग आ जाएंगे। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस कि 28 दिन का होता है तो ये बढ़ के 35 डे हो सकता है, ठीक है, 40 डे हो सकता है, मतलब इरेगुलर हो जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा। या ब्रेस्ट, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ्टिव से। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना चाहिए, नेचुरल मेथड यूज कीजिए या वो बैरियर मेथड यूज कीजिए, कॉन्डोम वाला जो है सो। यद्यपि यह बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इन्हें पूर्णतः अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसको बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड इसका हम लोग आगे पढ़ते हैं। फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले इन इंटेंशनल या वॉलंटरी प्रेगनेंसी के समान समापन को इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है और इसमें समझने की चीजें नहीं है ज्यादा। ये इससे इसके बाद वाला जो है जेनेटिक्स है या बायोटेक है उसमें फिर अच्छे से चलेंगे। इसमें बस आप वो चीजों को मतलब पॉइंट करते जाओ, समझते जाओ, बस यही निकलो। मीन्स आपका इसमें प्रॉपर आप ये देखो कि कौन कौन सा मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव याद कर लो, कॉपर टी हो गया उसको याद कर लो। यही कि मीन्स कैसे आप प्रेगनेंसी होल्ड करने से आप रोकते हैं, कैसे रोक सकते हैं उसको, कैसे एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हैं, एड्स से कैसे बचा जा सकता है। मीन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की कुल प्रेगनेंसी की 1/5 है। निश्चित रूप से जनसंख्या को घटाने के लिए एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल है, फिर भी उसका उद्देश्य जनसंख्या उस घटाना नहीं है। इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इशू के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि एमटीपी को एक्सेप्ट या लीगलाइज किया जाए या नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिसयूज को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया था। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैर कानूनी फीमेल फर्टिसाइड्स तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो कि इंडिया में बहुत अधिक हो रहा है। सही बात है। ये एमटीपी से क्या होता है कि अगर अभी पुराने ख्यालात के जो लोग हैं वो प्रेग्नेंट जब होती है औरत लेडी, तो उसको क्या करते हैं, चेक करवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर वो देखते हैं कि जो वो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर बहुत जगह है कि समान हम वो देते हैं दोनों को, लेकिन बहुत जगह है वो लोग को पता नहीं, इसलिए फीमेल जब होती है तो उसको क्या करते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये इसका बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है। इसके साथ ही एमटीपी के कुछ विशेष मामले होती है जहां कंटिन्यूटी ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी में से माँ अथवा फेटस को दोनों को नुकसान होता है। सही बात है कि जब हम एबॉर्शन करवाते हैं तो उसमें माँ को भी नुकसान होता है और बच्चा को तो फेटस को होता ही है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक तक ही अवधि में कराया जाने वाला एमटीपी कंपैरेटिवली काफी सुरक्षित माना जाता है। मींस कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ तक ही एबॉर्शन
वो आप सुरक्षित मान सकते हैं। उसके बाद वो उसमें माँ और बच्चे दोनों नुकसान, मतलब बच्चे तो नुकसान होंगे ही, माँ भी को भी बहुत ज्यादा उसमें वो होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन अधिक खतरनाक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ, अप टू 6 मंथ तक। एमटीपी एमेंडमेंट एक्ट 2017 में भारत सरकार का इरादा इलीगल एबॉर्शन तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले परेशानी जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी एवं मोर्बिडिटी जैसे घटनाओं को कम करना है। इस एक्ट के अनुसार एमटीपी जब प्रथम 12th वीक तक ही प्रेगनेंसी में करते हैं तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी पड़ती है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर लेकिन 24 वीक से कम है तो एमटीपी के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से राय की जरूरत है। ग्राउंड्स फॉर एमटीपी: प्रेगनेंसी से मां की लाइफ को खतरा हो या फिजिकल एवं मेंटल हेल्थ की नुकसान हो। दूसरा, जन्म लेने वाले बच्चे को फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी तथा हैंडीकैप्ड होने का खतरा हो। इसका प्रॉब्लम क्या है, देखिए, सॉरी, इसका प्रॉब्लम क्या है सो देखते हैं हम लोग। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात सुनने में यह आई है कि अधिकतर एमटीपी इलीगली अनक्वेक्स नीम हकीमों से कराए जाते हैं जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें सब प्रोफेशनल से करवाना चाहिए जो प्रैक्टिशनर हो। दूसरी समस्या फाइटर्स के सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एमिनोसिंथेसिस का मैसिव होना, जिससे मेंटल सेक्स वाले फाइटर्स को फीमेल सेक्स वाले फाइटर्स को एमटीपी तथा फोर्टिसाइड्स करा लेते हैं जो कि पूर्णतः गैर कानूनी, जो अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो यह यंग मदर और फाइटर्स दोनों के लिए डेंजरस है, खतरनाक है, मदर और फाइटर्स चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से बचने के लिए जानकारी देने के साथ साथ इलीगल एबॉर्शन में जान के खतरे को भी जानकारी देनी चाहिए। मतलब अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस हो गया या रेप हो गया किसी के लिए, तो उसमें क्या करता है, इलीगल एबॉर्शन में जान के, मतलब इसको एबॉर्शन करवाएंगे उसमें भी जान का खतरा होता है। वाई एमटीपी, मतलब एमटीपी क्यों करवाना चाहिए, हम लोग तो इसका देख लिए ड्रॉबैक क्या है, निगेटिव क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों करवाना चाहिए। तो इसका आंसर है अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना। मीन्स कि अनवांटेड वो आपका प्रेग्नेंट हो गई तो आप किसी प्रैक्टिशनर से सलाह लेकर 12th वीक के अंदर ही उसको करवा ले। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण प्रेगनेंसी, मीन्स कि आप कोई दवा खाएं उससे नहीं हुआ, बैरियर मेथड यूज की वो हो गया, तो इसके लिए आप वो एमटीपी का यूज कर सकते हैं। रेप से प्रेगनेंसी, अगर किसी फीमेल को कोई रेप करता है फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए एमटीपी लोग करवाते हैं। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में से प्रेगनेंसी, मतलब कैजुअल अनप्रोटेक्टेड आप सेक्स करते हैं तो उससे प्रेगनेंसी होता है, उसके लिए फिर हम लोग एमटीपी का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, जो इंटरकोर्स के दौरान एक दूसरे में फैलते हैं। सेक्सुअली इंटरकोर्स द्वारा फैलने वाली बीमारियों के सामूहिक रूप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई या वेंजरल डिजीज, वीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, इन्फेक्टियस कहते हैं, ठीक है। कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेंटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि है। ये क्या है, एसटीडी। एड्स हाल ही में सबसे अधिक चर्चित तथा मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी का इन्फेक्शन निम्न के द्वारा भी फैल सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर से फाइटस में, मींस कि इन्फेक्टेड नीडल मतलब कोई जो एचआईवी या हेपेटाइटिस बी से ग्रसित व्यक्ति हैं वो उनका जो नीडल है वो फिर आप पर यूज हो जाए, ठीक है, तो उससे भी फैलता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई सर्जरी करता है उसको, या कोई कट जाता है, मान के चलिए कहीं से कट गया, जिस जो व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी है उसका कट गया किसी चाकू से या कोई चीज से, उसी चाकू से अगर आपका लग जाता है तो ये आप कटते हैं, आपका कट जाता है हाथ या पैर या कुछ भी, तो आपको भी उससे फैल जाता है। वो छोड़िए, अगर कहीं आप जाते हैं, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट होता है कोई गाड़ी में, कोई गाड़ी से उस व्यक्ति को लग जाती है, ठीक है, उसका पैर या हाथ छिला जाता है या कट जाता है, फिर उसी जगह पे उसी चीज से अगर आपको कटती है तो उससे आपको भी वो क्या, एड्स या हेपेटाइटिस भी हो सकता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मीन्स कि ब्लड जो चढ़ते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो उसमें भी ये उससे भी हो जाता है। इसीलिए कहता है कि जब भी ब्लड चढ़ाना चाहिए तो कौन सा ब्लड चढ़ रहा है उसको आप जरूर एक बार चेक करवा लो, ठीक है। फिर इन्फेक्टेड मदर से फाइटस में, मीन्स कि जो मदर है उनसे उनके जो पेट में चाइल्ड है उनमें
भी उस फैलता है, HIV और वो हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स तथा HIV इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी सभी STD पूरी तरह क्यूरेबल है। मीन्स की क्या है, हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन अनक्यूरेबल है, मतलब इसको क्यूरेबल नहीं कर सकते हैं, क्यूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते इन्हें शुरुआत में अवस्था में पहचान एवं प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। अगर शुरुआत में कर रहे हैं तो हो सकता है। ठीक है, इन सभी रोगों के लिए ईयरली सिम्टम बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे जेनिटल रीजन में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हल्का पेन तथा सूजन, स्वेलिंग, ETC। मीन्स ये जितना ही है डिजीज, सब में शुरुआत में मामूली सा आपको वो दिखेंगे सिम्टम। इन्फेक्टेड फीमेल प्राय एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं तथा लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। मतलब एसिम्प्टोम मतलब उसमें कोई सिम्टम नहीं आता है, मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं दिखता है जो इन्फेक्टेड होती है HIV से या हेपेटाइटिस बी से। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का समय पर पता तथा प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने के निम्न कारण है। पहला, इन्फेक्शन की शुरुआत अवस्था में सिम्टम का एब्सेंट या लेस सिग्निफिकेंट होना। STI से जुड़े सामाजिक कलंक जैसे सोशल स्टिग्मा का डर। सही बात है कि बहुत लोग क्या होता है कि उनमें दिखता नहीं है कि वो अगर कोई एड्स से है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है, HIV से पीड़ित है, तो उनमें वो नहीं दिखता, इसलिए ये अनक्यूरेबल है और इसमें लोगों का जान का खतरा रहता है। दूसरी बात कि मतलब वो एक सामाजिक कलंक कि अरे उसको एड्स हो गया है, उसको HIV हो गया है, उसको ये हो गया है, तो इस चीजों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इसके फलस्वरूप आगे चलकर निम्न कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, PID, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी तथा कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब इसके वो क्या करते हैं, आगे चल के हो सकते हैं। STI एक हेल्दी सोसाइटी के लिए खतरा थ्रेट है। इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत इन बीमारियों के प्रिवेंशन या ईयरली डिटेक्शन तथा क्यूर को प्राथमिकता दी गई है। वैसे तो सभी लोग इन इन्फेक्शन के प्रति वेनरेबल, अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष जिससे आप भी आते हैं, में ये रोग बहुत अधिक संख्या में रिपोर्ट किए गए हैं। घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसका प्रिवेंशन संभव है। सही बात है, इस सब का प्रिवेंशन संभव है अगर शुरुआत में दिख जाए तो। आप इन इन्फेक्शन से पूरी तरह फ्री रह सकते हैं, बशर्ते आपको निम्न सिंपल प्रिंसिपल को पालन करना पड़ेगा। किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। मीन्स कि आप एक से ज्यादा पार्टनर से सेक्स ना करें, या अननोन लोगों से जिसको HIV हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है उसके साथ आप सेक्स ना करें। क्वाइटस के समय सदैव कॉन्डोम्स का उपयोग करें। ठीक है, ये अगर इंटरकोर्स के दौरान आप अगर वो किसी इंटरकोर्स करते हैं किसी फीमेल के साथ या किसी फीमेल किसी मेल के साथ करती हैं, तो इसमें हमेशा आप प्रोटेक्शन का यूज करें। यदि डाउट हो तो तुरंत ईयरली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर से मिले तथा डिजीज डायग्नोस होने पर पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। अब मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, आप कोई अननोन पार्टनर के साथ सेक्स कर लिए हैं, ठीक है, तो आप वो उसमें तुरंत आप क्या करें, अपना चेक करवाएं और देखें कि क्या वो है कि नहीं, फिर वो डिजीज डायग्नोस होने डॉक्टर से करवाएं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड आप लोग को। भारत सहित पूरे विश्व में कपल इनफर्टाइल हैं, अर्थात अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, असुरक्षित यौन संबंध के अलावा वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, बच्चा न मतलब असमर्थ, बच्चा पैदा करने में असमर्थ। ठीक है, इसके कारण हो सकते हैं जैसे फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। मतलब इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, बहुत से कारण है, उसमें है क्या है, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है, मतलब जो ड्रिंक करते हैं उनमें नहीं होता है, जो ज्यादा ड्रग ले रहे हैं उनमें नहीं होता है, कोई बीमारी किसी में हो गया तो उनके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिजिकल वो वेल नहीं है, ठीक है, वो स्वस्थ नहीं है, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। इंडिया प्राय बच्चा पैदा न होने में फीमेल का दोष ब्लेम दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष मेल पार्टनर में भी हो सकती है और ज्यादातर मेल पार्टनर में भी होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक के द्वारा डायग्नोसिस में सहायता मिल सकती है तथा कुछ डिजॉर्डर को ट्रीट करके कपल को बच्चा पैदा करने में सहायक करते हैं। अगर यह डिजॉर्डर को ठीक करना पॉसिबल न हो तो कुछ स्पेशल टेक्निक, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के द्वारा बच्चा पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत IVF हो गया, उसका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बहुत सारे हैं, वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला आ गया
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बॉडी के बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसे ही सिमिलर कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराने के फलस्वरूप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है कि हम स्पर्म लेके, सीमेन लेके, मेल का सीमेन और फीमेल का ओवम लेके, एग लेके बाहर उसको हम जैसे मदर का अंदर का वो कंडीशन रहता है फर्टिलाइजेशन का, सेम बाहर हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो का क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं मदर के पास। इस मेथड टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें वाइफ डोनर फीमेल से ओवा तथा हस्बैंड से मेल से स्पर्म को एकत्रित कर लैब में सिमुलेटेड कंडीशन में जाइगोट बनने को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। जिसे जाइगोट बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट बराबर जाइगोट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करेंगे कि जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे। इसमें जाइगोट या ईयरली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर तक को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। 8 से अधिक ब्लास्टोमेयर वाले एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं और जो IUT और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, जाइगोट को इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ऐसी फीमेल को कंसीव गर्भधारण नहीं कर सकती है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा बने एम्ब्रियो को भी ट्रांसफर के लिए यूज किया जा सकता है। फीमेल के अंदर गैमेट के फ्यूजन को इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जिफ्ट, अब पढ़ रहे हैं गिफ्ट। इसमें क्या करते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसका प्रयोग ऐसी फीमेल में करते हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन फर्टिलाइजेशन तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सुटेबल वातावरण प्रदान कर सकती है। जिफ्ट में डोनर फीमेल से ओवम्स को निकालकर इच्छुक फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI लैब में एम्ब्रियो बनाने का यह भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम से में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिफ्ट पढ़ लिए हम लोग। आप पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AI टेक्निक, ठीक है। इसका उपयोग ऐसे इनफर्टाइल केस में करते हैं जहां मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते हैं या एजुकुलेट में स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है। मीन्स की एजुकुलेट नहीं कर सकते हैं या स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है मेल में, उनके लिए है। AI में हस्बैंड या हेल्थ डोनर से स्पर्म एकत्र कर फीमेल की भेजना या यूट्रस IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डोनर मेल से हम लोग ले लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म, और मेल में उसको, मेल के यूट्रस में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यद्यपि कई ऑप्शन उपस्थित है किंतु इन सभी टेक्निक में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल द्वारा एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है तथा ये बहुत महंगी एक्सपेंसिव भी होती है। ये सुविधाएं कुछ सिटीज में ही उपलब्ध है तथा इनका लाभ केवल सीमित लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा होते हैं। इन मेथड को अपनाने में इमोशनल, रिलीजियस तथा सोशल फैक्टर भी काफी निर्धारक होते हैं। सही बात है, क्योंकि मान के चलिए आप जो डोनर का लेते हैं तो वो कैसा है नहीं है, ये मतलब लोग बहुत लोग नहीं मानते हैं कि वो कैसे हैं नहीं है, किस तरह के हैं। और क्योंकि उसमें अगर आप उसका स्पर्म लेते हैं तो उसका कैरेक्टर भी जाएगा, उस डोनर का कैरेक्टर ही बच्चे में जाएंगे। तो इसलिए लोग क्या होता है, सोशल फैक्टर में काफी मतलब होते हैं, निर्धारक होते हैं इसमें। इन सही प्रोसीजर का अल्टीमेट एम संतान प्राप्ति होता है। सही बात है, इस पूरा का लास्ट मतलब ये है कि संतान, बच्चे की वो होना। भारत में कई अनाथ, ऑर्फेन तथा दीनहीन डिस्ट्यूट बच्चे हैं जिनकी यदि केयर न की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश के कानून शिशु को लीगल एडॉप्ट गोद लेने की परमिशन देता है तथा जो कपल बच्चे के इच्छुक है उसके लिए संतान प्राप्ति पेरेंटहुड का भी बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉप चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।